हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सीखो दुनिया में हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है लिविंग वर्ल्ड यानी जीव जगत। ये क्लास 11th एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर है और उससे रिलेटेड ही हम पढ़ेंगे। इस टॉपिक के माध्यम से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जीवन क्या है और जीवन के क्या क्या लक्षण हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक लिविंग वर्ल्ड। हमारा जो पहला प्रश्न है वो है कि जीवन क्या है। जीवन क्या है, व्हाट इज लाइफ। तो जीवन को हम इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं कि जीवन अणुओं का ऐसा अद्भुत समुच्चय है जो केमिकल रिएक्शन शो करता है। ऐसा अणुओं का समुच्चय जो केमिकल रिएक्शन शो करता है और उससे ऊर्जा का उत्पादन होता है और उसी ऊर्जा का उपयोग जीवन ने वह अपनी वृद्धि में, अपने विकास में, अपनी रिस्पॉन्सिवनेस यानी संवेदनशीलता में और एडेप्टेशन में यानी पर्यावरण के अनुकूल ढलने के लिए और साथ ही अपने ही जाति का अस्तित्व बनाए रखने के लिए जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है, जो रिप्रोडक्शन या जनन की प्रक्रिया होती है, उसके अंदर वह ऊर्जा का उपयोग करता है। तो यही एक तरह से लाइफ है, यही एक तरह से जीवन है। अब हम बात करेंगे जीवों के लक्षण की, यानी कि व्हाट आर कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। फर्स्ट जो कैरेक्टर है, फर्स्ट लक्षण है वो है ग्रोथ, वृद्धि। दूसरा है रिप्रोडक्शन यानी जनन। तीसरा है एबिलिटी टू सेंस एनवायरनमेंट, जो एनवायरनमेंट है उसके प्रति संवेदनशीलता दर्शाने की योग्यता। चौथा पॉइंट है मेटाबॉलिज्म और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर है सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, और लास्ट का पॉइंट है वो है कॉन्शियसनेस यानी एकाग्रता। फिर हम इन सारे पॉइंट्स को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं यहाँ। जो हमारा पहला पॉइंट है वो है ग्रोथ। ग्रोथ क्या है, वृद्धि क्या है? क्या ये सिर्फ जीवों में होती है या फिर निर्जीव पदार्थों के अंदर भी होती है? इन सारे क्वेश्चंस का आंसर हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। जो ग्रोथ है, वृद्धि है, वो ओवरऑल इंक्रीज इन मास एंड साइज। किसी भी पदार्थ में या फिर किसी भी जीव के अंदर जो द्रव्यमान है और आकार है, उसके अंदर जो वृद्धि होती है, जो बढ़ोतरी होती है, उसे ही कहते हैं हम वृद्धि। आकार और द्रव्यमान के अंदर किसी भी चीज़ के अंदर जो वृद्धि होती है, जो बढ़ोतरी होती है, उसे ही हम कहते हैं वृद्धि, ग्रोथ। क्या ये सिर्फ जीवों में होती है? तो इसका उत्तर है नहीं। क्यों? क्योंकि पहाड़ है वो सजीव नहीं है, जीव नहीं है, वो एक निर्जीव है, दैट इज नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट होने के बावजूद भी जो पहाड़ है, माउंटेन है, उसके अंदर साल दर साल कुछ न कुछ वृद्धि होती रहती है, उनकी साइज में और उनके द्रव्यमान के अंदर बढ़ोतरी होती रहती है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ग्रोथ इज अ नॉन डिफाइनिंग फीचर फॉर लाइफ। जो ग्रोथ फीचर है वो जीवों का एक ऐसा फीचर है जो जीवों के अंदर भी है और निर्जीवों के अंदर भी है। ये निर्जीवों से जीवों को अलग नहीं कर पाता है, ये उनके अंदर डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश नहीं करता है। तो ये एक तरह से कॉमन फैक्टर है सजीवों और निर्जीवों में। जो ग्रोथ होती है, जो वृद्धि होती है, वो किसी अंग की आकार के अंदर परमानेंटली होती है, परमानेंटली प्लस इरिवर्सिबल होती है। यानी वापस जो हाथ की साइज के अंदर जो इंक्रीजमेंट हुआ है, जो बढ़ोतरी हुई है, वो वापस कम नहीं होगी। तो ये एक तरह से इरिवर्सिबल है, यानी ये वापस रिवर्स नहीं हो सकती। फिर हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ ग्रोथ की, वृद्धि के प्रकार। तो वृद्धि कितने प्रकार की है? तो वृद्धि है दो प्रकार की, एक है इंट्रिंसिक ग्रोथ और दूसरा है एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। जो इंट्रिंसिक ग्रोथ होती है
वो सिर्फ और सिर्फ जीवों के अंदर होती है। किसके अंदर होती है? जीवों के अंदर। और जो एक्सटेंसिव ग्रोथ है वो है निर्जीवों के अंदर। किसमें है? निर्जीवों में। तो एक्सटेंसिक और इंट्रिंसिक में क्या फ़र्क है? तो एक्सटेंसिक ग्रोथ है वो सिर्फ और सिर्फ सतह पर होती है। वो सिर्फ और सिर्फ सतह पर होती है, सरफेस के ऊपर होती है। कोई भी पदार्थ है, कोई भी वस्तु है तो उसके सरफेस पे होती है। जो इंट्रिंसिक ग्रोथ है वो अंदर से होती है और अंदर के और बाहर के सारे पार्ट्स के अंदर इंक्रीजमेंट होता है। उसे हम कहते हैं इंट्रिंसिक ग्रोथ। इंट्रिंसिक ग्रोथ के प्रकारों की जो अंदरूनी वृद्धि है वो कितने प्रकार की है? तो अंदरूनी वृद्धि है वो 2 प्रकार की होती है, अनलिमिटेड और लिमिटेड। अनलिमिटेड को हम इंडिटरमिनेट भी कह सकते हैं और लिमिटेड को डिटरमिनेट भी कह सकते हैं। तो अनलिमिटेड ग्रोथ है तो वो भी जीवों में होती है और लिमिटेड ग्रोथ है वो भी जीवों के अंदर होती है। तो अनलिमिटेड ग्रोथ है इसका मतलब ये है कि वो काफ़ी लंबे समय तक असीमित, जिसकी ख़त्म होने की सीमा बहुत ही कम हो, तो ऐसी जो ग्रोथ है वो ज़्यादातर पेड़ पौधों के अंदर होती है। ऐसी ग्रोथ है वो ज़्यादातर पेड़ पौधों के अंदर होती है। जैसे कि एक पेड़ है वो काफ़ी लंबे समय तक, एक पेड़ है वो काफ़ी लंबे समय तक अपनी साइज में बढ़ोतरी करता ही रहता है। लेकिन हम एक जंतु का उदाहरण लें, जैसे कोई शेर है, चीता है या फिर मनुष्य है, तो उसकी एक निश्चित जीवन काल के बाद, जैसे कि एक निश्चित जीवन अवधि है, उसके बाद उसकी ग्रोथ रुक जाती है। जैसे मनुष्य है तो मनुष्य की 18-20 साल की उम्र के बाद में उसकी ग्रोथ अपने आप ये कि रिप्रोडक्शन है क्या, जनन क्या है? तो जनन एक प्रकार से एक प्रोसेस है, जनन एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक जीव अपने ही समान नए जीव का निर्माण करता है, अपने ही समान नए जीव का निर्माण करता है, तो उसे कहते हैं हम जनन। तो ये आवश्यक नहीं है, जनन इसके लिए नहीं है कि वो सर्वाइवल कर सके। तो जनन की प्रक्रिया है ये इसलिए आवश्यक नहीं है कि वह अपनी जाति की जीविका को बनाए रखे या फिर एक व्यक्ति की जीविका को बनाए रखे, इसलिए आवश्यक नहीं है, बल्कि ये इसलिए भी आवश्यक है कि उस जीव की जाति का जो पॉपुलेशन है, उसकी जीव की जाति की जो पॉपुलेशन है उसका सामंजस्य बना रहे। यानी एक तरह से बात कहें तो हम चलते हैं तो अपने पैरों के कारण, अपने पैरों के तलवे के कारण अपने पैरों से बहुत सारी चींटियाँ हैं या फिर बहुत सारे जो इंसेक्ट्स हैं वो मर जाते हैं, लेकिन फिर भी उनकी संख्या में कमी नहीं होती बिकॉज ऑफ रिप्रोडक्शन। क्योंकि जितने भी ज़्यादा मरते हैं उतने ही ज़्यादा नए कीटे वो वापस जन्म ले लेते हैं। तो इसलिए रिप्रोडक्शन काफ़ी इम्पोर्टेंट है जो जनसंख्या को समान अनुपात में बनाए रखने के लिए। अभी हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन की। तो रिप्रोडक्शन है, जनन है, वो 2 प्रकार का होता है, एक लैंगिक और दूसरा है अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन के अंदर ये ज़रूरी नहीं है कि जो पेरेंट्स है या जनक है वो 2 हो, लेकिन लैंगिक जनन के अंदर ये आवश्यक है कि नए जीव को बनाने के लिए, नए जीव की उत्पत्ति के लिए 2 जनकों की आवश्यकता होती है। अलैंगिक जनन के भी आगे बहुत सारे प्रकार हैं, जैसे कि फिजन है, फ्रेगमेंटेशन है, रीजनरेशन यानी पुनरुद्भवन है, और एक वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जिसे जनन का अलग प्रकार माना जाता था, लेकिन इसे भी अब अलैंगिक जनन ही माना जाता है। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन यानी कायिक जनन। जो
यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, उनके लिए जो वृद्धि और जनन है वो आपस में मिले हुए, उनको एक ही माना जाता है। वृद्धि ग्रोथ है और रिप्रोडक्शन है, उसको एक ही माना जाता है। जैसे कि अमीबा है, तो अमीबा की ग्रोथ होती है, तो ग्रोथ होने के बाद में वे एक खांच के द्वारा दो अलग जीवों में बढ़ जाते हैं। तो इस तरह से क्या है, अमीबा एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, एक कोशिकीय जीव है, और वह अपने आकार में वृद्धि करने के बाद में एक खांच बना के अपना अलग ही जीव बना लेते हैं। तो यहाँ पे एक नोट लिखा हुआ है कि इन केस ऑफ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन इज म्यूचुअली इंक्लूसिव। अब हम रिप्रोडक्शन के दूसरे टाइप की बात करेंगे, जो कि है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर दो पेरेंट्स यानी दो जनकों का होना अति आवश्यक है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व्ड टू प्रोड्यूस सिमिलर काइंड ऑफ इंडिविजुअल, जिसमें एक मेल होता है, दूसरा फीमेल। उदाहरण लें मनुष्य का, तो मनुष्य के अंदर मेल और फीमेल दोनों मिलके एक जाइगोट का निर्माण करते हैं। तो उनके जाइगोट के निर्माण के लिए मेल के स्पर्म और फीमेल के एग का जो संलयन होता है, और उस जो प्रोसेस को कहते हैं हम फर्टिलाइजेशन, जो आपस में मिलते हैं उनको हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन या निषेचन। और निषेचन के द्वारा एक कोशिका बनती है जिन्हें हम कहते हैं जाइगोट। तो जाइगोट क्या है? जाइगोट गैमेट्स का सम्मिलित रूप है, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का सम्मिलित रूप ही जाइगोट है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं युग्मनज। तो युग्मकों से युग्मनज बनता है किस प्रक्रिया के द्वारा? फर्टिलाइजेशन के द्वारा, निषेचन के द्वारा। और जैसे जैसे जाइगोट की कोशिकाओं में बढ़ोतरी होती है, कोशिकाओं की संख्या में बढ़ोतरी होती है, तो हम कहते हैं एम्ब्रायो। जाइगोट से क्या बनता है? एम्ब्रायो। जिस प्रकार से वृद्धि जीवों के लिए एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है, उसी प्रकार से रिप्रोडक्शन भी एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है जीवों के लिए। क्यों? क्योंकि बहुत सारे ऐसे जीव हैं जो जीव में तो आते हैं, जीवों की श्रेणी में आते हैं, सजीवों की श्रेणी में तो आते हैं, लेकिन फिर भी वे रिप्रोडक्शन की प्रोसेस नहीं दर्शाते हैं, रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। जैसे कि म्यूल को हम हिंदी में कहते हैं खच्चर। जो खच्चर है वो डंकी और हॉर्स का सम्मिलित रूप है। जो घोड़ा है और जो गधा है, उसके जो गैमेट्स से मिलकर बना हुआ होता है म्यूल, और ये जननक्षम नहीं होता है। उसी प्रकार से जो बंध्य वर्कर हनीबीज है, जो स्टेराइल वर्कर हनीबीज है, जो श्रमिक मधुमक्खियाँ हैं, वो भी जननक्षम नहीं होती है। इसके अलावा कुछ ह्यूमन कपल है, वो भी जननक्षम नहीं होते हैं। तो ये एक ऐसे उदाहरण है जो जीवों के अंदर आते हैं, जो सजीवों के अंदर जाते हैं, लेकिन फिर भी रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। तो हम कह सकते हैं कि रिप्रोडक्शन भी वृद्धि की तरह एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है जीवों के लिए। तो मेटाबॉलिज्म क्या है? तो मेटाबॉलिज्म किसी भी जीव के अंदर जितने भी अणु हैं उनके अंदर आपस में जो प्रक्रिया होती है, जो आपस में परस्पर अंतःक्रिया होती है, उन केमिकल रिएक्शंस को सम्मिलित रूप से हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। जो मेटाबॉलिज्म के यहाँ प्रकार है वो दो है, एक कैटाबॉलिज्म, दूसरा है एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म के अंदर कोई भी पदार्थ है उसका ब्रेक डाउन होता है और एनर्जी है वो रिलीज होती है। जितनी भी ब्रेक डाउन रिएक्शंस है वो कैटाबॉलिज्म के अंदर इन्वॉल्व होती है। जैसे कि रिस्पायरेशन है, जो श्वसन है, तो श्वसन के दौरान क्या होता है कि जो भी हम फूड मटेरियल अपने भोजन के दौरान लेते हैं उसका ब्रेक डाउन होता है और उससे एनर्जी रिलीज होती है। और पाचन है, तो पाचन के अंदर भी क्या होता है? पाचन के अंदर जो भोजन लिया है उसके छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, जो जटिल कार्बनिक पदार्थ है उसको सरल कार्बनिक पदार्थों में पाचन की क्रिया के दौरान बदला जाता है, और रिस्पायरेशन के दौरान जो भी सरल कार्बनिक पदार्थ है उसको वापस एनर्जी के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। तो ये एक प्रकार से ब्रेक डाउन रिएक्शन है। जबकि एनाबॉलिज्म के अंदर इसका उल्टा होता है। एनाबॉलिज्म के अंदर जितने भी बिल्डअप रिएक्शन है, बिल्डिंग अप रिएक्शन है,
वो एनाबॉलिज्म के अंदर सम्मिलित है। जो क्या करते हैं, जो द्रव्यमान को बढ़ाने में, जो जीवों के द्रव्यमान को बढ़ाने के अंदर भूमिका निभाती है, जैसे कि फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस के अंदर क्या होता है कि जितने भी पर्यावरण के घटक है उनको ग्रहण करके एक कार्बनिक पदार्थ का निर्माण करना, एक जटिल कार्बनिक पदार्थ का निर्माण करना। कार्बन डाइऑक्साइड है, जल है, इन सब से मिलकर के कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करना। तो जल है, कार्बोहाइड्रेट से मिलके कार्बोहाइड्रेट का जो निर्माण किया जाता है फोटोसिंथेसिस के दौरान, तो इसमें जो जल और कार्बन डाइऑक्साइड है ये सरल पदार्थ है, जबकि कार्बोहाइड्रेट इनसे भी थोड़ा जटिल पदार्थ है। तो एनाबॉलिज्म के अंदर सरल से जटिल पदार्थों में बदला जाता है और एनर्जी चाहिए होती है। इसमें एनाबॉलिज्म के अंदर एनर्जी की आवश्यकता होती है, जबकि कैटाबॉलिज्म के अंदर एनर्जी है वो रिलीज होती है। ये इन दोनों में फर्क है और इन दोनों को सम्मिलित रूप से हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म इज इक्वल टू कैटाबॉलिज्म प्लस एनाबॉलिज्म। फिर हमारा जो नेक्स्ट कैरेक्टर है वो है कॉन्शियसनेस, यानी जागरूकता। तो बहुत सारे जीव हैं जो अपने चारों और वातावरण में क्या क्या हो रहा है और किन के प्रति हमें सजग रहना है, उसके लिए उनके पास में ऐसे रिसेप्टर्स होते हैं जो उनको उन सारे उद्दीपनों से उनको बचाते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे हम मनुष्य हैं, मानव है, इंसान है, तो हमारे पास में भी बहुत से रिसेप्टर्स है। माउथ है, इसके अलावा ईयर्स है जहाँ से हम सुन सकते हैं, नोज है जहाँ से हम किसी भी गंध को, स्मेल को पहचान सकते हैं। यहाँ इसके अलावा स्किन है, यानी हमें कोई भी टच करता है तो भी हमें पता चल जाता है। तो ये सारे जो भी रिसेप्टर्स हैं इनके माध्यम से ही हम अपने चारों ओर के वातावरण के प्रति जागरूक रह सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे वीडियो आपको पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही सब्सक्राइब बटन के साइड में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन समय समय पर मिलते रहे। और आप हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, पिंटरेस्ट पर भी फॉलो कर सकते हैं। सीखो दुनिया नाम टाइप करते ही आप हमारे वहाँ पे अकाउंट को फाइंड आउट कर पाएंगे और हमें आप फॉलो भी कर सकते हैं वहाँ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।